जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, क्या मेरी बातें शशि सिद्धेश्वर जी से हो रही है? जी बिल्कुल, शशि सिद्धेश्वर कुमार गुलाब ही बोल रहे हैं हम सर। जी। तो मैं समस्तीपुर नियोजित न्यूज़ चैनल से जयंत बोल रहा हूँ सर। जी, मैंने नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा, जिससे दर्शक जानें, हमारे श्रोता जानें जो आपकी क्या परिचय है सर? जी सर, बता रहे हैं, मेरा नाम शशि सिद्धेश्वर कुमार उर्फ गुलाब हुआ जी। और मैं बोचहां प्रखंड में मध्य विद्यालय ठिकही में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ जी। और शिक्षक राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। प्राथमिक शिक्षक संघ बोचहां का अध्यक्ष हूँ और साथ ही जिला में प्राथमिक शिक्षक संघ का उप प्रधान सचिव भी हूँ मुजफ्फरपुर का। जी। जी जी, तो आप शशि जी, मैं आपसे कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कुछ जी जी सवाल जवाब करना चाहूँगा। आप बड़े ही संजोग से जी हमारे ये चैनल पे आए हैं, इसके लिए जी जी आपको बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जी, जो आपको भी आप बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया सर कि आपने हमें इसके योग्य समझा है कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात को रख सकें। जी, और सबसे बड़ी बात है कि अभी वर्तमान समय में जी नियोजित शिक्षक लगभग दिशा विहीन हो गए हैं, लगभग जी 2 साल से। और जी आप एक अभिभावक के समान नियमित शिक्षक होते हुए जी आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल के द्वारा अभी वर्तमान समय में जी शिक्षकों की दशा और दिशा और क्यों ये किस तरह के राजकर्मी बनने की होड़ लगी हुई है, जी उसमें जो भाग रहे हैं, जबकि वर्तमान सरकार हमारे नियोजित शिक्षकों को हर एक तरह की सुविधाएं दी हुई है, फिर भी जी अभी एक ही मकान में हमारे जी कई प्रकार के, एक ही छत के नीचे कई जी प्रकार के शिक्षक रहते हैं। तो जी जी कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षकों की दशा और दिशा जी पर कुछ आप पर चर्चा कर सकते हैं। जी बिल्कुल 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 सर, जी क्वेश्चन किया जाए इस संबंध में और बारी बारी से इसके बारे में हम उसको कोशिश जी। करेंगे तो एक मेरा सही मात्र सकारात्मक एक जवाब दें। ही जी मेरा एक ही मात्र प्रश्न है सर, जी जो वर्तमान समय में जो जी अभी समय चल रहा है, यह एक तरह से कहिए शिक्षा विभाग का संक्रमण काल चल रहा है बिल्कुल बिल्कुल मेरे बिल्कुल समय से। जी तो बिल्कुल इसमें हम शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, जी इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालते। जी सर। सर्वप्रथम तो सर हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है जी आज के दौर में जो व्यवस्था है जी ये सरकार की जो स्थिति है और जो समाज की स्थिति है, जो शिक्षकों की स्थिति है, इस सब पर हम हल्का संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे। जी बिहार शिक्षा परियोजना जब से लागू हुई है जी उसके बाद से विद्यालय एक प्रयोगशाला बन गया है जी और नित्य नए तरह का प्रयोग होता जा रहा है और खास करके शिक्षकों पर, बच्चों पर। और सरकार ने भी कोई कोर कसर इसमें नहीं छोड़ा है जी कि शिक्षा व्यवस्था का बजट जितना भी बढ़ जाए, संसाधन जितना भी उपलब्ध करा दिया जाए, जी अब इसको देखा जाए इस तरह से कि सरकार ने कहा कि भाई हम 6 लाख टीचर बहाल कर दिए हैं। जी आप एक स्थानांतरण के मुद्दा को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह का स्थानांतरण हुआ है कि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जी जहां शिक्षकों की बहुत सी संख्या हो गई है, भरमार हो गए हैं शिक्षक। जी वहाँ छात्र नदारत हैं जी और जहाँ छात्र हैं वहाँ शिक्षक शिक्षक नदारत हैं। जी तो एक असंतुलन हो गया है। जी शिक्षकों की कैटेगरी पर अगर बात करें तो सामान्यतया जो कैटेगरी हुआ करता था कि एक प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक।
जी जी सरकार ने शिक्षकों को इतने ढंग में, इतने रूपों में बांट दिया जी कि आम आदमी कंफ्यूज हो रहा है कि ये कौन शिक्षक है। जी नियोजित शिक्षक, नियमित शिक्षक, पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक, तरह तरह के नाम उपनाम से शिक्षक को जोड़ दिया गया। जी 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 उसमें इतने तरह के शिक्षक बना दिए गए कि समाज में भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन शिक्षक है। आप चाय के दुकान पर अगर बैठते हैं जी तो दुकानदार भी आपसे अगर परिचय लेता है और आप बताते हैं शिक्षक है, तो पूछता है कि कौन टीचर है। जी जी तो ये मनोवैज्ञानिक स्तर पर शिक्षकों पर एक बहुत बड़ा दबाव पड़ा, जी और सरकार तो इसके लिए दोषी है ही। दूसरी चीज जी कि जो दबाव शिक्षक संगठनों के वो नहीं बन पाया, इसलिए जी कि बहुत सारे लोग आपसी महत्वाकांक्षा के कारण जी और बहुत सारे शिक्षक संगठन ऐसे बन गए जो 10, 20, 50 के समूह में भी अपना संगठन बनाने लगे। परिणाम ये हुआ कि जो दबाव व्यापक पैमाने पर बन सकता था जी इन सब के विरोध में, जी वो कोई भी संगठन बनाने में कामयाब नहीं हुआ। जी और सरकार की भी यही मंशा रही है कि टीचर जितने भागों में डिवाइड रहेंगे उनको अपने रूल को लागू कराने में बहुत ही आसानी होगी और एक बहुत बड़ा दबाव भी सरकार पर नहीं बन पाएगा। जी तो एक आपसी महत्वाकांक्षा भी रहा है, और कुछ लोगों ने नियोजित नियमित के नाम पर, विद्यालय अध्यापक के नाम पर, विशिष्ट के नाम पर अपना राजनीति भी चमकाने का काम किया है, और आम शिक्षक जो हमारे हैं वो गुमराह हो गए। जी 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 इसके बाद जो बहाली की प्रक्रिया हुई है तो उसमें भी देखा जाए, या जो ट्रांसफर की प्रक्रिया हुई है उसमें भी अगर हम संक्षेप में, चूंकि बहुत सारे बिंदु हैं लेकिन हम संक्षेप में कुछ बिंदुओं सब पर संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं। सर मैं बीच में 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जी जी। आपने कहा कि जब से बिहार शिक्षा परियोजना यानी जी सब शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ है जी तब से विद्यालय प्रयोगशाला बन गया। जी लेकिन सर शायद आप ये भूल रहे हैं, जी आप अगर उस समय के स्थिति को अगर देखें, दशक 2000 के दशक को अगर आप देखें जी तो शायद विद्यालय में बच्चे थे तो जी शिक्षक नहीं थे, और जी बच्चे तो थे ही नहीं थे, सिर्फ भवन भी कई विद्यालयों में नहीं था। परंतु माननीय केंद्र सरकार के द्वारा जो अभियान लाया गया, सब शिक्षा अभियान, और जी नियोजित शिक्षकों को 11 माह के लिए ही लाया गया हो, जी जी परंतु उनके द्वारा जो सफलतम प्रयास किया गया उसमें विद्यालय से बच्चों को जोड़ा गया, और शिक्षा व्यवस्था जो बेपटरी हो गई थी उसको जोड़ा गया और उसको पुनः पटरी पे लाया गया। ये एक गुण तो बिहार शिक्षा परियोजना का तो है, उस प्रयोगशाला से ये सफल प्रयोग तो निकला है। जी जी बिल्कुल। वो संसाधन मुहैया कराने में बहुत ही सहयोगी भूमिका निभाया है। जी जी जी। और जब शिक्षा के बजट को आप देखेंगे तो शिक्षा के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। जी। और जो संसाधन विहीन विद्यालय, पहले सर आप जिस समय में पढ़े होंगे या जिस समय में हम लोग पढ़े थे जी। तो बोरा और चटाई पर पढ़े थे। जी जी जी। और शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते थे, जितने भी छात्र हमारे पास रहते थे उस समय शिक्षकों के पास। जी जी। तो उस समय जो शिक्षा की व्यवस्था थी उसमें बेहतर शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन संसाधन चूंकि कमजोर था, संसाधन उतना नहीं था। तो ये हम मानते हैं कि बिहार शिक्षा परियोजना के आने के बाद संसाधन में बढ़ोतरी हुई है। जी जी। काफी बढ़ोतरी हुई है। भूमि नहीं था वहाँ भूमि मिला है, बिल्डिंग नहीं था बिल्डिंग हुआ है, जो बुनियादी सुविधाएं विद्यालय के लिए चाहिए उन सबों में हुआ है। लेकिन ये डाटा और आंकड़ा और बीच के दिनों में स्कूल को कैश काउंटर बना दिया गया।
जी 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 जी। ये सबसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है, सरकार की जो एक स्लोगन है या एक नारा है या हम लोगों का एक मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, और शिक्षक प्रयास भी करते हैं कि दें, लेकिन आंकड़ों में उलझ करके लोग रह गए हैं। और हम समझते हैं कि एक विद्यालय में एक क्लर्क आपको इस टाइप का होना चाहिए जो कि आंकड़ा को ही भरता रहे, जी जी जी। और नित्य नए काम जितने भी आपको देखे होइएगा, आप देख रहे हैं कि टीचर को आप देख लीजिए कि साल में कोई ऐसा समय नहीं है जिस किसी भी सरकारी योजना से संबंधित कार्यों को सरकार ने शिक्षकों को नहीं दिया है। जी जी, मैं तो तो कहना चाहूँगा कि किसी विभाग के प्रधान सहायक यानी बड़ा बाबू को जी 1 या 2 विभाग दिया जाता है, जी परंतु हमारे विद्यालय के हेडमास्टर साहब को तो जी लगभग 70-75 विभाग से कम नहीं बिल्कुल, देखना पड़ता है। 70-75 नहीं, यानी जो भी सरकार की योजना है उसमें कहीं न कहीं शिक्षकों की भागीदारी को जबरन जोड़ ही दिया जाता है। जबरन जोड़ ही दिया जाता जी है, तो उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आस जी तो नहीं की जा सकती। जी। दूसरी बात हुई है कि व्यापक पैमाने पर जो बहाली हुई है, जी 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 इस बहाली में छात्र शिक्षक का जो अनुपात होना चाहिए जी जी उसका भी ख्याल नहीं रखा गया है। एक और बुनियादी बातें जो आई हैं, जैसे कि हम चर्चा करना चाहेंगे सर, जी जी कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हुई है। जी अब प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई है उसमें कई जगहों पर हम लोगों के पास केस आता रहता है, टकराव की स्थिति है कि जो पूर्व में नियमित शिक्षक 94-99 अनुकंपा या 34,540 के लोग कार्य कर रहे थे प्राथमिक विद्यालयों में, जी 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 वहां भी आपको प्रधान शिक्षक नियुक्त कर दिया गया। अब स्थिति है कि वो जो पूर्व से कार्यरत शिक्षक हैं वो प्रभार उनको नहीं देना चाह रहे हैं। जी जी तो इसमें भी तरह तरह का पत्राचार हो रहा है, कुछ लोग कोर्ट में जा रहे हैं, कहीं आपसी वैमनस्यता बढ़ रही है। तो तो ये मामला हुआ। इसके बाद सर एक मिनट जी सर, जी मैं जी रोकना जी चाहूँगा। जी जी तो वो जो है उस मैटर में जी उप निदेशक महोदय का 12/2 के डेट में जी ये जी लेटर निकला हुआ है कि जी जिस विद्यालय में जी मरणशील पद यानी नियमित शिक्षक अगर प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर हैं तो वो बीपीएससी से जो एसटी जो बन के गए हैं या एचएम, उनको वो प्रभार नहीं देंगे, इस तरह का पत्र है। जी 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 हम ये कहना चाह रहे हैं सर कि ये समस्या ही क्रिएट नहीं होती, क्योंकि आप जब पद सृजित कर रहे थे उस समय आप अगर ये सूची मंगा लेते कि किन किन विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में नियमित शिक्षक पूर्व से कार्य कर रहे हैं, जी तो ये कंट्राडिक्शन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। नहीं होती। ये तो बहुत तो बीमारी आप पैदा कर दिए और फिर बीमारी का दवा दे रहे हैं, जी जी तो ये स्थिति बन गई। जी और शिक्षकों की स्थिति खास करके आपने प्रश्न किया कि नियोजित शिक्षक हमारे विशिष्ट बनने की ओर जा रहे हैं, जी 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 जो कि सारी सुविधाएं हैं। जी सही बात है कि 11 महीना के अनुबंध पर सरकार की जो उस समय की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी, बहुत सारे विद्यालयों में ताला लग चुका था, शिक्षक विहीन विद्यालय हो गए थे, जी 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 और उस समय शिक्षक बहाली प्रक्रिया करीब करीब बंद ही थी। जी, उसे बंद ही कहा जाए। जी बंद ही था। तो सरकार ने एक प्रयोग के तौर पर इसको विद्यालय खोलने के लिए 11 माह पर आपको 2003 में नियोजित शिक्षकों की बहाली किया था। जी तो हर विद्यालय में एक एक शिक्षक दिया गया था, आपको भी याद होगा, हमको भी याद है। जी जी और बाद में कालांतर में उसी को लंबे समय के लिए 60 वर्ष के अनुबंध में उसको बदल दिया गया। जी जी और वो प्रक्रिया बाद में जब 2005 की जो बहाली आई जी तो उसको एक पैमाना मान लिया गया, उसी बहाली प्रक्रिया को, 2003 वाली प्रक्रिया को। जी और उसमें मैट्रिक बेसिस पर बहाली हुआ था, उसमें इंटर बेसिस किया गया 2005 में। जी तो जो भी लोग थे वो पंचायत के तहत वो लोग बहाल हुए। अब सरकार चूंकि पंचायत को जो अनुदान दे रही है या जो टीचरों का जो पेमेंट हो रहा है या जो सुविधाएं हैं वो सरकार के माध्यम से डायरेक्ट दिया जा रहा है। जी जी और सरकारी कर्मी सरकार
इसको मानने से इनकार कर रही है। आज तक में आपको देखा जाए कि पूर्व में जो कोर्ट में केस हुआ था उसमें भी नियोजित शिक्षक हमारे हारे थे जी इस मामला में कि सरकार और कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि ये हमारे सरकारी कर्मी हैं। जी और नहीं एक सर, सरकारी कर्मी नहीं है, ये कहा गया था जी जी SLP 2019 में जो जी जी कि ये पंचायती सरकार के कर्मी हैं, शायद आप भूल रहे हैं वहाँ पर। जी जी और जिस ये तरह से राज्य जी सरकार, स्थानीय निकाय यानी कि हाँ सरकार के डायरेक्ट कर्मी नहीं है, ये सरकार के जो स्थानीय निकाय हैं उनके कर्मी हैं। उनके कर्मी हैं। जी जी तो जी सरकार को अपना डायरेक्ट कर्मचारी मानने से इनको आपको वंचित कर दिया। जी और यही कारण है कि शिक्षा विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं उनके डायरेक्ट नियंत्रण में स्थानीय निकाय के शिक्षक नहीं हैं। स्थानीय निकाय के शिक्षक नहीं है। जी 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 अगर कोई डायरेक्ट एक्शन की बात होती है तो उसमें आपको डायरेक्ट एक्शन आपको शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी नियोजित शिक्षक पर नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते हैं। जी और जहाँ तक सवाल रहा कि एक मामूली सी परीक्षा लेकर के हम राज्यकर्मी घोषित कर देंगे, तो ऐसे ही लोग बहुत दिनों से परीक्षा देते आ रहे हैं। सक्षमता लोगों ने दिया, दक्षता दिया, एक हुआ बीच में कि भाई आप का एक परीक्षा लिया जाए, तो लोगों ने परीक्षा दिया और सभी शिक्षक इसमें पास भी किए। जी 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 तो नियोजित शिक्षकों के साथ हमेशा दोहरा मापदंड रहा है। और आप देखिएगा तो कोर्ट का भी एक जजमेंट आया था सर, आपको याद होगा कि मध्य विद्यालयों में वित्तीय प्रभार को लेकर के कोर्ट ने आपको नियोजित शिक्षकों पर रोक लगाया हुआ है, जो कि वो बरकरार है अभी तक, यानी उस फैसला को पलटा नहीं गया और न ही उसको रद्द किया गया है और न सरकार के ओर से इस दिशा में कोई काम हुआ है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे नियोजित शिक्षक वित्तीय प्रभार की स्थिति में भले बन जाते हैं, लोग दे रहे हैं, लेकिन इस स्थिति में कोर्ट का वो आदेश अभी भी यथावत बना हुआ है। तो सर मैं एक मिनट पुनः आपको रोकना चाहूँगा। जी जी जो आपने कहा ये मामूली परीक्षा दे के राजकर्मी बन गए, जी ये कैसा राजकर्मी जो जी हमारे मूल वेतन जो है जी वो छीन लिया गया, जी बिल्कुल पे छीन लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल और नियोजित शिक्षक आप कालांतर में जाइएगा 2010, 11, 12 यानी जी 15 से पहले तक जी वो जी फिक्स मानदेय मिलता था, जी उसके लाके हमें छोड़ दिया गया। जी तो हम किस तरह के राजकर्मी हो गए? बिल्कुल। जी जी इसी 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 मुद्दा को सर हम बात कर रहे हैं कि जी जी ये समझिए कि नियोजित शिक्षकों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा हुआ है। और खास करके जो विशिष्ट बने हैं, जी जी अभी तक अगर उनको सेवा निरंतरता या पे प्रोटेक्शन की बात हो रही है, अभी तक उसका चिट्ठी शायद निकला नहीं है, जहाँ तक हमें जानकारी है। मंत्री जी घोषणा किए थे लेकिन अभी चिट्ठी इस संबंध में निकला नहीं है। जी तो किसी भी, और जब विशिष्ट बनते हैं या आप जो भी अध्यापक बने हैं, विद्यालय अध्यापक बने हैं या जो भी बने हैं, तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो नियोजित शिक्षकों का जो आपका ग्रेड पे था या जो है, तो उन चीज़ों से भी इन लोगों को वंचित किया गया है जो अभी विशिष्ट बने हैं उनको। जी जी बिल्कुल जी जी तो एक छलावा में, एक भुलावा में हमारे बहुत सारे नियोजित शिक्षक आपको विशिष्ट बन गए। अब तो ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे विशिष्ट हमको कहते रहते हैं कि सर अगर नियोजित बनने का कोई उपाय हो तो बताइए। जी 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 तो ये स्थिति उत्पन्न हो गई और तरह तरह के डिजिग्नेशन दे करके शिक्षकों को समाज में और इस तरह से आपसी रूप से कहिए कहिए कि मानसिक रूप से कहिए कि शिक्षकों में एक तरह का बंटवारा हो गया मानसिक रूप से। अब तो बंटवारा की स्थिति ये हो गई है कि जो नियोजित शिक्षक हमारे विशिष्ट बन गए हैं, जी 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 वो नियोजित शिक्षकों से बैरभाव की भावना रख रहे हैं। जी 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 तो कटुता, अंतरात्मा की कटुता जो हमें ये रोक रहे थे उस दिन, हम काश नहीं रुके और जी ये बेटर देन हमसे बेटर हैं, इसलिए जी कटुता जी बनती जा रही है। जी 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 मैंने पार्ट इतने डिवाइड हो चुके हैं, मानसिक रूप से शिक्षक कितने बढ़ चुके हैं जी जी कि वो जाति जाति में जाति है जो केतन में पात मन मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति न जात जी वाले
बात हो गई है। इसका एक ही समाधान है कि शिक्षकों को सिर्फ शिक्षक रहने दिया जाए। उसका दो कैटेगरी है, एक प्रधानाध्यापक का कैटेगरी है, एक सहायक शिक्षक का कैटेगरी है। जी जी और विभिन्न तरह के नामकरण से इसको सुशोभित करना। और वेतन की बात है तो वेतन सरकार का जो अपना है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको जो 10th लेवल का जो ग्रेड पे है या जो लेवल इंडेक्स है उसमें हमको डाल दिया जाए, लेकिन शिक्षकों का जो शुरुआती इंडेक्स रहा है जो है पुराने लोगों का, वो मिलना चाहिए। जी जी श्रीमान, मैं आपको पुनः 1 मिनट और बीच में रोकना चाहूँगा और एक प्रश्न करना चाहूँगा। जी आपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कहा जी कि सरकार ये हल्फनामा दी हुई है कि ये स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, जी इन पर जो भी दंडात्मक नियम या जो जी भी कुछ होता है जी वो स्थानीय निकाय के तहत होता है। जी स्थानीय निकाय यानी त्रिस्तरीय पंचायती जी जी पंचायती सरकार। राज संस्थान से। जी तो हमारे जितने त्रिस्तरीय पंचायत के स्थानीय निकाय के शिक्षक जो हैं, जी वो अगर मांग संबंधित पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों से करे, जैसे जी एसीएस से पंचायती जी राज के, डायरेक्टर से पंचायती राज के, जी पंचायती राज के मंत्री से करे, जी तो क्या ये अच्छा रहेगा? ये साफ विरोधाभास प्रकट करने वाली बात है। जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं उस विभाग के पदाधिकारियों का डायरेक्ट नियंत्रण जब हमारे ऊपर नहीं है, और जब हमारा डिमांड जब जाएगा तो हम अंततः शिक्षा विभाग के पास जाते हैं, तो आपको यहीं पे वो कट बहुत मार बड़ा देता है, कंट्राडिक्शन है। वो कट मार के निकल जाता है, संतोषजनक जी जवाब नहीं दे पाता। जी जी तो तो आज तक हमारे साथी तो ये भूल किए हैं, चाहे वो संगठन हो या जी हमारे नियोजित साथी हो, वो जी ये आज तक भूल करते चले आ रहे हैं। जी जी जी। और सर, आपके द्वारा विभिन्न व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक जी अधूरी आदमी कर का उपन्यास, लघु उपन्यास लिखा गया है, उसका विमोचन जी हुआ है। क्या उसके संबंध में आप कह सकते हैं, आप लेखक उपन्यासकार भी हैं क्या? जी 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 बिल्कुल सर, हम बचपन से ही लिखने पढ़ने के शौकीन रहे हैं। 7वां 8वां से ही हम कुछ लिखते आए हैं और बहुत सारी रचनाएं हमारी हैं जो कि, और हमने बहुत सारी रचनाएं लिखा हुआ है। हमारा उपन्यास भी है, कविता भी है, गजल भी है, कहानी भी है। लेकिन 7वां 8वां से ही लिख रहे थे, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं कर रहे थे, समय अभाव के लिए और परिस्थिति नहीं बन रही थी। लेकिन इस बार परिस्थिति बनी है तो हमने लघु उपन्यास के रूप में अधूरा आदमी जी के नाम से उपन्यास का रचना किया है, जो कि मानव मनोविज्ञान और मनुष्य के जीवन दर्शन पर आधारित है। कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को पाना चाहता है एक साथ, जी और उस पूर्णता की खोज में वह अधूरा रह जाता है। जी जी तो इसी पर आधारित हमारा ये उपन्यास है में, और बहुत सारे उपन्यास हमारे आ रहे हैं। और लघु उपन्यास हमने इसलिए लिखा है कि आज के भागम दौर में बहुत मोटी किताबों को या बहुत सारी चीजों को पाठक वर्ग पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स में लोग तैयारी करते हैं नौकरी का, और बाद में जब नौकरी में चले जाते हैं तो नौकरी में व्यस्त हो जाते हैं या पारिवारिक समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, तो पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। तो हमने एक लघु पढ़ना शुरू किया, और शुरू से हमारी रुचि रही है कि लघु उपन्यास है, लघु कथा है, लघु कविता है, लघु गजल है, यानी छोटी छोटी चीजों को हमने, यानी इसको कहा जाए कि सागर को गागर में भरने वाली बात को हमने एक परंपरा को प्रोत्साहित किया है और उसी को बनाने का काम किया है। उसी के क्रम में हमने इस रचना को प्रकाशित करवाया है। ये तो इसका सर दूसरे एपिसोड में लघु उपन्यास के संबंध में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप ये बता सकते हैं कि ये मिल कहाँ सकता है, ये पुस्तक जो आप उपन्यास लिखते हैं, ये मिलने का पता कहाँ से, कैसे है, कैसे व्यक्तियों को मिलता है? जी जी
जी जी ये ऑनलाइन साइट जो भी हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, गूगल किंडल है, इन सभी जगहों पे ये बुक उपलब्ध है। जी और इसको काव्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया है। जी। और भी रचनाएं हमारे धीरे धीरे आएंगी प्रकाशित होकर के, लेकिन अभी फिलहाल अधूरा आदमी हमारा अमेजोन पर अवेलेबल है सर। इसका कीमत कितना है इस उपन्यास? इसका कीमत 199 रुपया रखा गया है। जी जी। जी। अमेजोन पे कितने में मिलेगा? उसमें अमेजोन पर आपको डिलीवरी या जीएसटी जो लगता है वो जोड़ करके हम समझते हैं कि 200 से कुछ एवं वो लगेगा। जी जी जी। तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस पे जी दिया, जी हमारे चैनल पे दिया, और शिक्षकों की जो ज्वलंत मुद्दाएं हैं उस पर जी आपने जी सही ढंग से विचार दिया। मैं अगले कड़ी और अगले एपिसोड में आपके जो लघु उपन्यास लिखा गया है अधूरा जी आदमी, उस पे जी जी। विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा। तब तक चलते चलते आपको कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार। आपको मैं भी सर, अपने आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, कि आपने हमें इस लायक समझा है। और विभिन्न विषयों पर हमेशा हम समसामयिक मुद्दों पर शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। और सर इसी तरह से हमें विश्वास है कि आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपनी बात को रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद।